और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स है तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अपन ने एसेंशियली 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। एक तो था मोल एंड स्टोइशियोमेट्री, जिसके अंदर अपन ने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पर बात करी। इसके अलावा अपन ने गैसेस चैप्टर पर डिस्कशन किया। और कुछ हद तक अपन ने ल्यूइस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पर भी बात करी है। So these are the topics that we have discussed. और जो जो चीजें अपन ने पढ़ी उन्हीं को थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो अपन ने मोल रिलेटेड कैलकुलेशंस करना सीखा। मोल रिलेटेड कैलकुलेशंस को अपन ने केमिकल रिएक्शंस में अप्लाई करना सीखा। लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट के बारे में जाना। अपन ने एएमयू और ग्राम्स के रिलेशन को समझा। होपफुली आप लोगों ने मोल एंड स्टोइशियोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज शीट के क्वेश्चंस किए हैं, चाहे वो नीट के स्टूडेंट्स हों या फिर जेई स्टूडेंट्स हों। जैसे आज मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार अपन फिर से सॉल्व करके देखें। ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, फिर भी एक बार आप लोग फिर से ट्राई करिए। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट कंटेन्स एटम्स। एलिमेंट यहाँ पर एक मेटल है, दैट कंटेन्स एटम्स having an average mass of 6.65 into 10 to the power minus 23 grams। कौन सा एलिमेंट है जिसके एटम्स का ये मास होगा? इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं? जो लोग वीडियो ऑन रखने की पोजीशन में है वो वीडियो ऑन कर लीजिए, so as to have a better one-to-one interaction। मृदुल, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? ग्राम्स को यहाँ पर एक्चुअली एएमयू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट अपन आइडेंटिफाई करने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि अपन ने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स एएमयू में याद किए हुए हैं। तो जब अपन ने मोल्स को डिफाइन किया था, तब अपन ने जाना था कि Na units of 1 AMU mass collectively make a mass of 1 grams। ठीक है ना? 1 कार्बन 12 एटम का मास, 1 कार्बन 12 आइसोटोप weighs 12 AMU and 1 mole C12 atoms collectively weigh 12 grams। 1 मोल का कलेक्टिव मास 12 ग्राम्स है, एक एटम का मास 12 AMU है, और एक मोल में Na एटम्स होते हैं, तो Na times 12 AMU should collectively be a mass of 12 grams। तो वहां से अपने पास ये रिजल्ट आया था, NaAMU is 1 grams। यहाँ से अपन कन्वर्जन फैक्टर्स बना सकते हैं। अपन ने कन्वर्जन फैक्टर बनाना सीखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चीजें अपन सीख चुके हैं वो अपन भूले नहीं, अपन उसके ऊपर बिल्डअप करें। जो अपन ने पढ़ा है वो अपने लिए पक्का हो, फॉर्मल हो, उसको अपन ने इनफॉर्मल वे में ना पढ़ा हो। अभी भी अगर कुछ वर्किंग रिक्वायर्ड है तो अपन अपने पार्ट पर करें। अगर अपन ने पहले उसको सिंसियरली नहीं पढ़ा था तो वो क्लास के नोट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, वो वीडियोस आपके पास हैं। अपने पार्ट पर जो वर्किंग रिक्वायर्ड है वो अपन करें।
इस तरह के रेशियोज अपन बनाया करते थे जिनको अपन बोलते थे कन्वर्जन फैक्टर्स, और अपन ने एक फैक्टर लेबल मेथड अप्लाई करना सीखा था जिसमें यूनिट्स एसेंशियली कन्वर्ट की जाती थी। तो अगर मुझे एटॉमिक मास चाहिए एएमयू में और मुझे मास गिवन है ग्राम्स में, तो मैं इनमें से कौन सा कन्वर्जन फैक्टर बनाऊं? वेदांत, कौन सा फैक्टर यूज करूं? Which conversion factor should I use? This one, first one. वेदांत ये बात ओके, ये वाला कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे 6.02 into 10 to the power 23 AMU upon 1 grams। कन्वर्जन फैक्टर्स इस तरह से बनाए जाते हैं जिससे अपन को नई यूनिट्स मिल जाएं और पुरानी यूनिट्स कैंसिल हो जाएं। ग्राम से ग्राम कैंसिल और AMU में क्वांटिटी आ जाएगी। तो 6.65 into 6.02 AMU, ये मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है? ये अप्रोक्सीमेटली 40 AMU आना चाहिए। और ये 40 AMU कौन से एलिमेंट का मास होता है? कैल्शियम का। So the element is कैल्शियम। ठीक है ना। इसी की रिवर्स कैलकुलेशन इसके अगले वाले सेल्फ टेस्ट में है। ये सेल्फ टेस्ट ही है अपने जेई वाले सेट का। बाकी स्टूडेंट्स ने भी शायद ऐसा क्वेश्चन किया ही है, मैंने क्लास में करवाया था। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज 56 AMU। Calculate the mass of an iron atom in grams। आयरन एटम का मास, एवरेज एटॉमिक मास ग्राम्स में एवेल्युएट करें। क्विकली करके बताओ। पर 1 gram upon the Avogadro's number। right, 1 gram is Avogadro's number of AMUs, 6.02 into 10 to the power 23 AMU। So this would be the mass in grams। अभी फिलहाल अगर मैं इसको 6 into 10 to the power 23 मान लूं, 6.0 into 10 to the power 23, तो ये 28/3 हो जाएगा, which is 9.3 approximately। डेसिमल के बाद एक डिजिट तक लिखें तो 9.3 into 10 to the power minus 23 grams। तो ये एक आयरन एटम का मास है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद होगी, जो एक एटम का मास होता है AMU में, वही 1 मोल एटम्स का मास होता है ग्राम्स में। मोल्स को डिफाइन करते समय, मोल नाम का टर्म डिफाइन करते समय ये बात इंश्योर की गई है कि जो एक यूनिट का मास हो AMU में, एक एटम मॉलिक्यूल या आयन का जो मास होता है AMU में, वही 1 मोल एटम्स मॉलिक्यूल से आयंस का मास आ जाए ग्राम्स में न्यूमेरिकली। So the atomic weight of iron is 56 AMU, while the molar mass of iron would be 56 grams per mole। ठीक है। इसके अलावा अपन ने लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। ये अपना मोल एंड स्टोइशियोमेट्री चैप्टर का मटेरियल है। इसमें अपन ने कैलकुलेशंस करना सीखा, लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई किया, परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, इन सब टर्म्स पर बात करी। What is the difference between theoretical yield and actual yield? Anybody willing to tell? स्नेहल शर्मा, बता सकते हो? एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का डिफरेंस। इशिता, आप बताओ।
ओके क्रिश, आप बताइए। सर थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं स्टोइचियोमेट्री के बेसिस पे, और एक्चुअल यील्ड जो प्रैक्टिकली निकलती है लैब और इंडस्ट्री में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो। एक्चुअल यील्ड अपन को एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन होती है, और थ्योरेटिकल यील्ड अपन ऑन पेपर कैलकुलेट करते हैं स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करके। यस। राइट। ये सारे प्रोफाइल्स के क्वेश्चंस अपन ने करना सीखे थे। चलिए एज ऑफ नाउ अपन ये 13th वाला क्वेश्चन करने पर फोकस करते हैं। ये 13th क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, जो आपके सामने है। अ कॉपर वायर ऑफ मास 2.196 grams was allowed to react with excess of sulfur। ये कॉपर वायर का मास है, एक्सेस ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट किया। excess sulfur was then burnt yielding SO2 गैस। मतलब कॉपर और सल्फर की पहले रिएक्शन कराई, कॉपर और सल्फर की रिएक्शन से कॉपर का कोई सल्फाइड बना होगा, जो कॉपर का सल्फाइड बना वो 2.748 ग्राम्स बना। और ये भी बता ही दिया कि कॉपर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सल्फर एक्सेस में था। मतलब कॉपर सल्फाइड बनने के बाद कॉपर तो खत्म हो गया लेकिन सल्फर बचा रह गया। ये बात समझ रहे हो? और जो सल्फर बचा रह गया उसको बर्न कर दिया, SO2 गैस के फॉर्म में हटा दिया। मतलब SO2 गैस बन गई और वो गैस एस्केप कर गई रिएक्शन मिक्सचर से। उसके बाद आपको पता लगाना है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फाइड क्या है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद एक थर्ड पार्ट भी है। चलिए पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने पर फोकस करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉपर के दो तरह के सल्फाइड्स बन सकते हैं। अगर कॉपर +1 कैटायनिक फॉर्म शो करे, सल्फाइड तो हमेशा H2 माइनस आयंस कंटेन करेगा, तब तो फॉर्मूला बन जाएगा Cu2S। लेकिन कॉपर +2 कैटायनिक फॉर्म भी शो कर सकता है, उस केस में फॉर्मूला बनेगा Cus। इसलिए अपन स्ट्रेट अवे क्लेम नहीं कर सकते कि कौन सा वाला सल्फाइड बना है, इसीलिए क्वेश्चन हमसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। अगर कॉपर का एक ही सल्फाइड बनता, यूनिक सल्फाइड, तो फिर बी पार्ट पूछने का कोई सेंस नहीं रहता। लेकिन कॉपर के दो तरह के सल्फाइड्स बन सकते हैं, आउट ऑफ देम व्हिच वन द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, दैट वी हैव टू डिटरमिन। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन को क्विकली नोट कर सकते हैं आप, या एटलीस्ट डेटा नोट कर सकते हैं और ट्राई करिए। तो कंपाउंड के मास में से कॉपर का मास सब्ट्रैक्ट किया, सल्फर का मास मिल गया, उसके बाद टोटल मास से डिवाइड करके अपन परसेंटेज बाय मास तक पहुंच सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला परसेंटेज देखिए कितना आता है, 2.196 डिवाइडेड बाय 2.748, 75%। 748, तो ये रफली 80% के करीब आ रहा है, राइट। और मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, इसका मतलब रफली 20% हो जाएगा, 0.552 अपॉन 2.748 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 20%। क्या ये परसेंटेजेस आपको मिली है? ओके, ये परसेंटेजेस मिलने के बाद अपन परसेंटेज कॉम्पोजिशन तक पहुंच चुके हैं। यही परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। उसके बाद अपन इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचने की कोशिश करें। एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए अपन को इन परसेंटेजेस को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर तो ओरिजिनल मासेस से भी चल सकते हो या परसेंटेजेस से भी चल सकते हो। 80 को 63.5 से डिवाइड करो, जो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है, और 20 को 32 से डिवाइड करो, जो सल्फर का एटॉमिक वेट होता है। मोलर मास इन ग्राम्स पर मोल होता है। ऐसा करने पर फॉर 100 ग्राम सैंपल हमें मोल्स मिल जाएंगे।
देखिए क्या वैल्यूज आती हैं ये 80 डिवाइडेड बाय 63.5 अप्रोक्सीमेटली 1.25 मोल्स आएंगे एंड 20 डिवाइडेड बाय 32 इज 0.625। आप फाइंड करके देखिएगा। तो ये जो मोल्स मिले हैं इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए अपन को मोल्स का रेशियो लेना पड़ेगा एंड क्वाइट क्लियरली ये क्वांटिटीज 2:1 के रेशियो में है। अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप स्मॉलर नंबर से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में अपन को एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन का मेथड भी रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। मोल रेशियो 2:1 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया Cu2S। आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूजुअली जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वही उनका ट्रू फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला और ट्रू फॉर्मूला अक्सर सेम ही होते हैं। जैसे फेरिक ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला भी Fe2O3 है और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी Fe2O3 है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला और उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम ही होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इन सब केसेस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक्चुअल फॉर्मूला सेम ही है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। तो ए और बी पार्ट हो गए। उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचने के बाद अब अपन को फाइंड करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब if the density of the copper sulfide is 5.6 grams per centimeter cube। तो बोल रहा है कॉपर सल्फाइड की डेंसिटी 5.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 5.6 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 5.6 ग्राम Cu2S है। इसके आगे फिर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अपन को Cu2S का मास पता चल गया इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो Cu2S के मास से अपन क्या फाइंड करेंगे? क्या फ्लो रहेगा कैलकुलेशन का? अथर्व, वृंदा, वृंदा बंसल, प्लीज अनम्यूट करके आंसर तो कर दीजिए। आता है या नहीं आता है इतना तो बता दीजिए। दर्शिता, कुणाल, सर अपन इसको पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद कॉपर आयंस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और वहां से आंसर निकलेंगे। हाँ, पहले Cu2S के मोल्स फाइंड करेंगे, फिर कॉपर आयंस के मोल्स फाइंड करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ कॉपर आयंस आ जाएंगे। Cu2S में कॉपर आयन पर चार्ज कितना है? +1। तो अपन को पहुंचना है नंबर ऑफ कॉपर आयंस तक, नंबर ऑफ क्यूप्रस आयंस तक। Cu+ को बोलते हैं क्यूप्रस। उनका कॉपर सल्फाइड का मास है 5.6 ग्राम्स। इसको पहले बदलेंगे मोल्स में। 1 मोल Cu2S 63.5 into 2 plus 32, 127 plus 32 is 159, right? So 159 grams of Cu2S इसका मोलर मास है। फिर मोल्स ऑफ Cu2S से अपन मोल्स ऑफ क्यूप्रस आयंस तक पहुंचेंगे। 2 moles of cuprous ions for 1 mole of Cu2S। और फिर मोल्स ऑफ क्यूप्रस आयंस को नंबर में बदल लेंगे। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, इसमें नंबर होता है 6.02 into 10 to the power 23। So these are the numbers we have to deal with
फाइंड करके बताएं क्या वैल्यू आएगी। 5.6 इंटू 2 इंटू 6.02 डिवाइडेड बाय 159। तो फाइनली अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 4.24 इंटू 10⁻22 Cu प्लस आयंस आएंगे पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड। इस तरह के क्वेश्चंस अपन को अब सॉल्व करना आना चाहिए। गुरजोत, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? Yes, sir. चलिए, के अलावा अपन ने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पर भी बात करी थी। अपन ने 4 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पर बात करी थी। परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो आपको होपफुली याद होंगे वो टर्म्स। रचित, मोलैलिटी क्या होती है? व्हाट इज मोलैलिटी? So moles of solute upon mass of solvent in kilograms. Moles of solute upon mass of solvent in kilograms। तो इसी आइडिया पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें अपन को कॉन्सेंट्रेशन यूनिट से डील करना है। 0.75 molar solution of sulfuric acid in water has a density of 1.05 grams per ml at 20 degrees Celsius. Calculate mole fraction of sulfuric acid. Secondly, mass percentage of sulfuric acid in the solution. And thirdly, molality of solution. तो एक 0.75 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर में। उसकी डेंसिटी गिवन है, मोलैरिटी के साथ साथ डेंसिटी गिवन है। ऑब्वियसली डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसलिए टेम्परेचर भी मेंशन किया है। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपको वो दूसरी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में इस कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है जो अपन ने क्लास में पढ़ी थी। ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो नहीं मेंशन्ड है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक सॉल्यूशन था, स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ये है। अब अपन उसमें से एक छोटा सा सैंपल निकाल सकते हैं, उस सैंपल की भी कॉन्सेंट्रेशन यही रहेगी। तो आप सैंपल का साइज अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हो। ये मत सोचना कि कितना सॉल्यूशन है, ये तो गिवन ही नहीं है, तो फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आप सॉल्यूशन का अमाउंट अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हो, और कुछ भी अज्यूम करोगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। वैसे यूजुअली अगर आपको मोलैरिटी गिवन हो और आपको दूसरी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में वैल्यू फाइंड करनी हो, मोलैरिटी गिवन हो, then you should assume 1 liter of solution. Assume that you have 1 liter of solution. यहां से आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है, ट्राई करिए। तो 1 लीटर सोल्यूशन अज्यूम करने का फायदा क्या हुआ? मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर। अगर मैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन मान ही रहा हूं तो मुझे मोल्स ऑफ H2SO4 यहां से स्ट्रेट अवे पता चल जाएंगे, 0.75 मोल्स। इतना ही नहीं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है 1.05 ग्राम्स पर ml, मतलब 1 ml सोल्यूशन का मास 1.05 ग्राम्स है। तो 1 लीटर सोल्यूशन का मास कितना होगा वो भी पता चल जाएगा। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो बताओ मास ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ क्रिश? 1.05 kg।
1.05 किलोग्राम्स या 1050 ग्राम्स, तो 1 ml का मास 1.05 ग्राम्स, 1000 ml का मास 1050 ग्राम्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से अपने पास आ गई, सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूट के मोल्स। अब ये क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए और जो जो चीजें इवैल्यूएट करने की जरूरत है वो अपन फाइंड करेंगे। जैसे अपन को पानी के मास तक और फिर पानी के मोल्स तक पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा ग्राउंड वर्क हमको करना है, चलिए करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का मास, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास तो होपफुली कैलकुलेट कर लेते होगे क्विकली। देखो आइडिया ये है कि जो चीजें हमने आपको पढ़ा दी हैं वो चीजें आप कैरी कर पाए, तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स रिलेटेड क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस आपको एक बार फिर कर लेनी है, जिससे चीजें ताज़ा हो जाएं, ठीक है ना। गैसेस में जहां तक पढ़ा दिया ग्राहम्स लॉ तक, वहां तक की चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिससे अपन उसके ऊपर बिल्ड कर सकें, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि अपन को वापस स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े। तो अपन ने जो पहले टाइम दिया है उसका अपन एडवांटेज ले सकें, ये पर्पस है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या वैल्यू आ रही है? आई थिंक ये 73.5 ग्राम्स आएगा, ठीक है ना। और ये सॉल्यूट का मास अगर आ गया तो अपन सॉल्वेंट के मास तक पहुंच सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस द मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास 1050 ग्राम्स, सॉल्यूट का मास 73.5 ग्राम्स, तो ये 976.5 ग्राम्स आ जाएगा वाटर का मास। चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी पता चल गई, सॉल्यूट का मास भी पता चल गया, सॉल्वेंट का मास भी पता चल गया। अब सॉल्वेंट के मोल्स भी फाइंड कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन तक पहुंचने के लिए दोनों के ही मोल्स चाहिए। 976.5 डिवाइडेड बाय 18, तो देखिए क्या वैल्यू आती है। किसी ने किया ये डिवीजन? राहुल आप पहुंचे यहां तक? यस सर। कितनी वैल्यू आई है? आई थिंक 54.25 मोल्स आएंगे। यस सर। तो ये यस सर, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी अपन को फर्स्ट स्टेप से ही पता थे। तो दोनों के मोल्स आने के बाद अब हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करने की पोजीशन में हैं। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है ग्रीक लेटर काई। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 हैं 0.75, और नीचे मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन में अपन को टोटल मोल्स लिखने होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स का सम। ये वाला सेशन मैंने एक बेसिक अकाउंट से क्रिएट किया है। द सेशन विल एक्सपायर इन अबाउट 2 to 3 minutes फ्रॉम नाउ। उसके बाद मैं वापस इनवाइट भेजूंगा, तो आप वापस से ज्वाइन करिएगा। फिलहाल ऊपर वाली क्वांटिटी है 3/4 और नीचे वाली क्वांटिटी है 55। तो फ्रैक्शन में लिखें तो 3/220, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। H2SO4 का मोल फ्रैक्शन पता हो तो वाटर का मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं क्या? वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 में से सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा। 270। तो ये देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.014 डेसिमल में लिखें तो देखो आ रही है क्या ये वैल्यू? आगे बढ़ते हुए, मास परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 73.5 ग्राम्स है,
total mass 1050 grams, mass of solute upon total mass multiplied by 100 करने पर 735 by 105 आएगा, which comes out to be 7%. Solution के अंदर H2SO4 का मास 7% है, तो वाटर का मास कितना हुआ? 93%. And lastly,